अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम सब्जेक्ट देखेंगे वो है इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत अहम सब्जेक्ट है और मैं समझता हूँ कि जो अच्छे लॉयर्स बनते हैं उनका इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस पे बड़ी कमांड होती है। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून के फलसफे को कहते हैं, कानून की फिलोसॉफिकल स्टडी को इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तो इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस इंतहाई अहम सब्जेक्ट है और इसकी खूबसूरती ये है कि 3 साल में जितने हमने सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो उन तमाम सब्जेक्ट्स के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिए गए हैं कि कॉन्सेप्ट सारे इसमें मौजूद हैं। तफसील से आप पूरे 3 साल पढ़ेंगे। तो इसमें हम आज सबसे पहला टॉपिक देखेंगे वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्राइम, कि जुर्म क्या होता है, हाउ ए क्राइम इज कंप्लीटेड, डिस्कस अपॉन इट्स डिफरेंट स्टेजेस, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट आल्सो। जुर्म किस तरह तकमील पाता है, इसके मुख्तलिफ मराहिल पर बहस कीजिए, वजाहत और दलाल। जुर्म, क्राइम, देखें जो जुर्म होता है, क्राइम होता है, वो सिर्फ उस फर्द के खिलाफ ऑफेंस नहीं होता, वो मुआशरे के खिलाफ भी ऑफेंस होता है। तो मुआशरे के खिलाफ ऑफेंस होने की वजह से स्टेट उसमें पार्टी होती है और एक रियासत के बुनियादी फंक्शंस में ये शामिल है कि वो अमन और अमान को कायम करेगी, क्राइम को कंट्रोल करेगी। खाना बदोश भी लाखों लोग रहते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज स्टेट जब कायम होती है तो उसके बुनियादी फंक्शंस में जराइम को कंट्रोल करना होता है कि 5-10% जराइम करने वाली मिनॉरिटी को कंट्रोल करना होता है, नहीं तो ये 5-10% लोग मिनॉरिटी 90% मेजॉरिटी को ओवरकम कर लेती है। आप देख लें कराची के हालात भी एक वक्त में ऐसे ही थे, अफगानिस्तान में देख लें हम। तो इन क्रिमिनल्स को कंट्रोल करना होता है। तो जुर्म की अहमियत यह है कि जो ये पब्लिक ऑफेंस है, हमें ये समझना पड़ेगा ऑफेंस और पब्लिक प्राइवेट राइट में क्या फर्क है। ऑफेंस जो है उसमें स्टेट पार्टी होती है कि एक फर्द के ऊपर अगर कोई ऑफेंस किया जाता है तो वो ना सिर्फ उसके खिलाफ ऑफेंस है बल्कि वो ऑफेंस में मुआशरे के खिलाफ ऑफेंस है। जब मुआशरे के खिलाफ ऑफेंस है तो स्टेट उसमें पार्टी बन जाती है। इसकी मिसाल मैं यूं भी दे सकता हूं इसकी अहमियत की कि बाज़ चीजों को ऑफेंस में शामिल किया जाता है कि पहले चेक के डिसऑनर को रिकवरी केस चलता था, प्राइवेट राइट, लेकिन इसको ऑफेंस में शामिल किया गया कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट का तहफ्फुज हो कि अगर कोई शख्स किसी का चेक डिसऑनर होता है 489F के तहत, ये ऑफेंस है कि उसके वो मुआशरे के खिलाफ जुर्म है ताकि मुल्क में इन्वेस्टमेंट को तहफ्फुज मिल सके, कारोबार को फरोग मिल सके, कोई शख्स किसी के पैसे लेकर फ्रॉड ना कर सके। तो काफी अरसे ये प्राइवेट राइट रहा है। उसके बाद फिर लेजिस्लेटर ने इसको ऑफेंस की लिस्ट में डाला है, ऑफेंस बनाया है। अब हम देखते हैं जुर्म। जुर्म किस तरह तकमील पाता है, इसके मुख्तलिफ मराहिल पर बहस कीजिए, वजाहत और दलाल कीजिए कि जुर्म होता क्या है। ये बुनियादी बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जुर्म है क्या, फिर हम उसके दूसरे नजरियात पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने किया है कि पहले हम जुर्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम थ्योरीज एंड काइंड्स ऑफ पनिशमेंट पढ़ेंगे। जुर्म खा किसी नौयत का हो, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर जुर्म बनता है। एक शख्स जब किसी जुर्म का मुर्तकिब ठहरता है तो ये नहीं कि उसने जुर्म किया है, बल्कि जुर्म की तकमील या उसकी कोशिश करने से पहले भी चंद मराहिल ऐसे होते हैं जिनसे गुजरकर एक जुर्म तकमील तक पहुंचता है। जुर्म के मराहिल वो मराहिल होते हैं
उसमें सबसे पहला मरला अटेंशन, नियत का। देखिए कहा जाता है अच्छे माहौल में रहें, अच्छे दोस्त रखें, वो आपकी अच्छी नीयत बनाते हैं। बुरे दोस्तों में रहेंगे, बुरे माहौल में रहेंगे, वो आपकी बुरी नीयत बनाएंगे। किसी भी जुर्म का पहला मरला दिमाग तक महदूद होता है। जब भी जुर्म सबसे पहले सोच की गहराइयों से निकलता है, दिमाग में किसी जुर्म के इर्तिकाब के बारे में सोचकर उसको करने की नीयत की जाती है। मुजरिम उसके बाद अगले मरले पर तवज्जो देता है। हो सकता है कि वो अपनी नीयत को बदल दे और जुर्म ना करने का फैसला करे। अगर आप अच्छी सोबत में बैठते हैं तो वो आपको कानूनी तरीके बता सकते हैं, यार जिंदगी में तरक्की करने के कानूनी तरीके भी हैं। आप मेरिट पर ये एग्जाम तो इस तरह मेहनत करो और आप आला मकाम तक पहुंच सकते हैं। वो आपकी अच्छी नीयत बनवा रहे हैं। बुरी नीयत, अच्छी नीयत, दोनों नीयतें होती हैं। जब तक इंसान की नीयत नहीं होती तो वो अपने गोल की तरफ उसकी डायरेक्शन ही नहीं होती। वो अपनी नीयत को बदल दे और जुर्म ना करने का फैसला करे, इसलिए नीयत काबिले गिरफ्त नहीं ठहरती। कानून की नजर में नीयत को हम पैमाना नहीं ले सकते, नीयत काबिले गिरफ्त नहीं होती। लेकिन क्राइम में नीयत का बड़ा बुनियादी रोल होता है। पहला स्टेप नीयत होती है। कोई ऐसा कानून ना है जो जहन को कंट्रोल करे। नीयत का मुजरिमाना होना भी जरूरी है, क्योंकि कोई जुर्म उस वक्त तक जुर्म ना है जब तक नीयत मुजरिमाना से ना किया जाए। जब तक नीयत मुजरिमाना नहीं होगी तो वो जुर्म नहीं होगा, क्रिमिनल थिंकिंग। अगरचे नीयत मुजरिमाना भी हो तब भी काबिले गिरफ्त ना है, क्योंकि किसे मालूम कि जुर्म के इर्तिकाब से पहले किसी शख्स की नीयत मुजरिमाना थी। नीयत मुजरिमाना उस वक्त सामने आती है जब उस पर अमल करते हुए या तो जुर्म मुकम्मल कर लिया जाता है या उसकी कोशिश में एक शख्स नाकाम हो जाता है। क्योंकि जुर्म की कोशिश में नाकाम होता है या जुर्म की कोशिश में कामयाब होता है, तो दोनों सूरत में तब उसकी नीयत साबित होती है, इंटेंशन। जुर्म बहरहाल फिर भी तकमील पाएगा अगरचे इसकी नौयत बदल जाए। खारजी अवामिल से मालूम किया जाता है कि जिस शख्स ने जुर्म किया है आया उसकी नीयत मुजरिमाना थी या नहीं थी। सॉलमन नीयत की तारीफ करते हुए कहता है, नीयत वो शऊर है जो किसी काम करने के लिए जरूरी है। आपकी बुरी सोबत आपको वो शऊर मुहैया करती है जिससे आप जुर्म करते हैं। किसी भी जुर्म की तकमील का पहला मरहला नीयत है। नीयत बदल भी सकती है, और अगर नीयत इस लेवल पर अगर नीयत बदल दी जाए तो वो जुर्म की तरफ जाएगा ही। अगर नीयत कायम रहेगी तो फिर वो अगले स्टेप की तरफ भी जाएगा। दूसरा स्टेप है प्रिपरेशन, तैयारी। दूसरा मरहला तैयारी है। ये एक अहम मरहला है जिसका ताल्लुक बराह रास्त जुर्म की तकमील से है। एक शख्स जब किसी जुर्म की नीयत कर लेता है तो फिर उस नीयत को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ अंदाज में तैयारी करता है या ऐसे अफाल सर अंजाम देता है जिससे मालूम होता है कि वो तैयारी कर रहा है, ताकि किसी भी वक्त वो अपनी नीयत पर अमल करते हुए जुर्म को तकमील तक पहुंचाए। इसकी एग्जांपल ये है, अलिफ जीम को कत्ल करने की नीयत करता है। नीयत कर लेने के बाद वो बाजार से कुल्हाड़ी खरीद कर लाता है ताकि अलिफ को कुल्हाड़ी से कत्ल कर सके। यहां कत्ल की नीयत करने बाद बाजार से कुल्हाड़ी खरीद करना तैयारी है, कि वो जो बाजार से उसने कुल्हाड़ी खरीदी है वो तैयारी है। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं। जीम दाल को कत्ल करने की नीयत करता है। प्रोग्राम यह है कि घर में एक कुआं खोदा जाए और दाल को घर लाकर अचानक कुएं में धक्का दे दिया जाए। ऐसी नीयत करने के बाद जीम घर में कुआं खोदना शुरू कर देता है। कत्ल की नीयत के बाद कुआं खोदना तैयारी है। नीयत की तरह तैयारी भी बजाते खुद काबिले गिरफ्त ना है, क्योंकि एक शख्स का कुल्हाड़ी खरीदने का मकसद उसकी नीयत तक महदूद है। इस तरह कुआं खोदने का मकसद उसकी नीयत तक महदूद है। ऐसा शख्स ये भी तो कह सकता है कि उसने कुल्हाड़ी लकड़ियां फाड़ने के लिए खरीदी है या कुआं पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए खोदा है, तो इस मौके पर भी वो जुर्म काबिले गिरफ्त नहीं होता। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं।
कोई भी ऐसा तरीका मौजूद ना है कि ऐसे शख्स की दिमागी कैफियत का मुताला करके ये मालूम किया जाए कि कुल्हाड़ी कत्ल करने के लिए खरीदी गई और कुआं कत्ल करने के लिए खोदा गया। इस तरह किसी कत्ल करने की गश्त से छुरी लेकर रवाना होना तैयारी है। यहां यह वजाहत जरूरी होती है कि अगरचे नीयत और तैयारी बजाते खुद काबिल गिरफ्त ना है, लेकिन ताजीराते पाकिस्तान, ताजीर का मतलब होता है सजा। पीपीसी का हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान का सजा का कानून में मदरजा झैल अमूर की अंजामदही के लिए महज तैयारी भी करना जुर्म है। इन मामलों में एक्सेप्शन है कि तैयारी को भी जुर्म में शामिल किया गया है कानून ने। तो कानून में जो चीज आए उसके आगे हमने सरेंडर करना होता है, और कानून में जो चीज एक्सेप्शन डाली जाती है वो भी पब्लिक पॉलिसी होती है, हमारी बेहतरी के लिए होती है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत करने की तैयारी है, उसमें तैयारी भी काबिल गिरफ्त है। पाकिस्तान की सरहदों से मुल्हका दोस्त ममालिक के इलाकों में दहशतगर्दी या कत्ल गारी की तैयारी। मदरजा बाला दो अमूर के अलावा किसी जुर्म की तकमील की महज तैयारी किसी तौर पर काबिल गिरफ्त ना है। तैयारी के बाद जुर्म की तकमील का अगला मरहला फौरन भी आ सकता है और कुछ वक्फे के बाद। तो हमने यहां तक समझा है कि जुर्म की तैयारी में सबसे पहली चीज नियत होती है, नियत के बाद उसकी अटेम्प्ट होती है, उसकी तैयारी होती है। तो ये दोनों चीजें काबिल गिरफ्त ना है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने में तैयारी को भी काबिल सजा करार दिया गया है और किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी कत्ल गारत को भी। तीसरी चीज जो बहुत अहम है, कोशिश, अटेम्प्ट। जुर्म की तकमील का तीसरा मरहला कोशिश है। एक शख्स जुर्म की नियत करता है, फिर तैयारी करता है, उसके बाद वो जब भी मौका मिलता है जुर्म के इर्तिकाब की कोशिश करता है। जरूरी ना है एक शख्स अपनी कोशिश में लाजमन कामयाब हो, वो नाकाम भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो जुर्म है और जुर्म मुकम्मल हो गया। कोशिश काबिल गिरफ्त है, बल्कि अपने साथ साथ नियत और तैयारी को भी काबिल गिरफ्त ठहराती है, क्योंकि जब जुर्म की तकमील की कोशिश होती है तो लामहला जुर्म की नियत भी थी और उसकी तैयारी भी की गई, लिहाजा कोशिश के साथ मिलकर नियत और तैयारी भी काबिल गिरफ्त हो गई और काबिल। ये जो अटेम्प्ट है इससे साबित होता है कि इसकी नियत भी थी, तैयारी भी थी। किसी भी क्राइम में बुनियादी चीज अटेम्प्ट है। अलिफ ने जीम को कत्ल करने की नियत की, जीम का अलिफ के घर आना जाना था, अलिफ ने कुछ जहर बाजार से खरीद कर रख लिया कि जब भी जीम अलिफ के घर आया वो मशरूब में जहर मिलाकर उसे कत्ल कर देगा। मदरजा ज़ाला मिसाल में कत्ल की नियत मौजूद थी और उसके साथ साथ बाजार से जहर खरीदने की सूरत में तैयारी भी थी, लेकिन नियत और तैयारी के बाद जीम को कत्ल करने की कोशिश का मरहला भी बाकी था, यानी जब जीम अलिफ के घर आएगा तो ऐसी कोशिश मुमकिन होगी। अब जीम को कत्ल करने की नियत करना और जहर खरीद कर रख लेना काबिल गिरफ्त ना है, लेकिन जब अलिफ मशरूबात में जहर मिलाकर जीम को पिलाएगा या पिलाने की कोशिश करेगा तो तीसरा मरहला मुकम्मल हो जाएगा। जीम पर जहर का असर ना हो, बच जाए। देखें अटेम्प्ट, क्राइम को रोकने के लिए सबसे पहली चीज यह है कि उसकी नियत बदल जाए तो क्राइम नहीं होता। अगर उसकी नियत पक्की है तो उसको नियत और तैयारी के बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो क्राइम करेगा। आप देखना होगा कि जो क्राइम करते हैं अंधेरी जगहों पे खड़े हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी में मिलती है, वहां पर उन्हें अपॉर्चुनिटी होती, कोई आ जा नहीं रहा होता तो किसी को राजनी कर लेते हैं, लूट लेते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो मेरे ख्याल में क्राइम को कंट्रोल करने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि क्रिमिनल माइंड आदमी को अपॉर्चुनिटी कम से कम दी जाए। आप अपनी गाड़ी खड़ी करें तो तमाम लॉक्स लगाए हैं। यूरोप में आप देखें उन्होंने कैमरे लगाए हैं, जब वहां लाइट चली जाती है तो कैमरे बंद हो जाते हैं या तो फिर चोरियां हो जाती हैं। जब तक वो चल रहे होते हैं तो चोरी नहीं होती। कि उसके अटेम्प्ट को रोकें, ज्यादा से ज्यादा ऐसी कोशिश करें कि अटेम्प्ट मौका नहीं मिले। यही हमारे लोग जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ कामों में शामिल होते हैं,
बाहर जाकर कोई चोरी नहीं करते, कोई मामला ज्यादा गलत नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि वहां इस किस्म की उन्होंने पाबंदियां लगाई हुई हैं कि वहां इस किस्म की अटेम्प्ट करना इंतहाई बहुत मुश्किल है। वहां जाकर टैक्स भी पूरा देते हैं, वहां कानून की भी पासदारी करते हैं, तमाम काम करते हैं। पाकिस्तान में ना टैक्स देते हैं ना कोई काम करते हैं। वजह क्या है कि यहां अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। वहां उन्होंने अपने सिस्टम को इतना अच्छा रखा है कि क्रिमिनल माइंड आदमी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, फिर वो सोचता है कि यार ये जो ड्यू प्रोसेस मेरिट वाला रास्ता है इसे ही अडॉप्ट करके तरक्की की जाए। गलत रास्तों से तरक्की होना मुश्किल है। चौथी चीज तकमील, कंप्लीशन। जुर्म की तकमील का आखिरी मरला उसका मुकम्मल होना। नियत, तैयारी और कोशिश के बाद जुर्म जिसकी नियत की जाती है या तो मुकम्मल रहता है या फिर नामुकम्मल रहता है। जुर्म नामुकम्मल होने की सूरत में यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि जुर्म मुकम्मल नहीं हुआ लिहाजा वो काबिल गिरफ्त ना है। जुर्म बहरहाल मुकम्मल हो जाएगा। यह अलग बात है कि नामुकम्मल रहने की सूरत में जुर्म या जिम्मेदारी की नौयत बदल जाएगी। एक शख्स जब किसी जुर्म के लिए कोशिश करता है तो दो सूरतें सामने आती हैं। मुर्तकिब अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, मुर्तकिब अपने मकसद में नाकाम रहता है। सूरत हाल जो भी हो, लेकिन कोई मुजरिम ये उज़्र नहीं ले सकता कि उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी मुजरिमाना ज़हनियत तो साबित शुदा है। और फिर जुर्म का मकसद हासिल ना होना उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। जीन दाल को कत्ल करने की नियत करता है और मुसल्ला पिस्तौल होकर दाल के रास्ते में झाड़ियों में रात के अंधेरे में छुप कर बैठ जाता है ताकि दाल जब रास्ते से गुजरे तो उसे फायर करके कत्ल कर दे। दाल उस रात नहीं गुजरता बल्कि ये उस रास्ते से गुजरता है। जीन ये को दाल समझते हुए फायर करता है, लेकिन दाल की बजाय ये कत्ल हो जाता है। हालांकि जीन की नियत दाल को कत्ल करने की थी, ये को कत्ल करना उसका मकसद ना था। मदरजा माला मिसाल में नियत मौजूद है। झाड़ियों में मुसल्ला होकर छुप कर बैठने की सूरत में तैयारी मौजूद है। फायर किया गया ये कोशिश है। कत्ल होना जुर्म की तकमील है। चारों उसके स्टेप मुकम्मल होते हैं। अदालतों में जब बहस होती है तो बड़ी बारीकियों से इन चीजों को देखा जाता है कि आया ये जुर्म के तमाम स्टेप कंप्लीट हुए हैं, ये जुर्म बनता भी है या नहीं बनता। हर जुर्म के पीछे मुर्तकिब का कोई मकसद होता है और जुर्म की तकमील की सूरत में हर मकसद पूरा भी हो सकता है और पूरा नहीं भी हो सकता। लेकिन मुजरिम ये उज़्र नहीं ले सकता कि चूंकि उसका मकसद पूरा नहीं हुआ लिहाजा वो मुजरिम नहीं है। अलिफ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बे को कत्ल करने की नियत से उस पर गोली चलाता है। बे बच निकलता है और अलिफ का मकसद पूरा नहीं होता। यहां अलिफ ये उज़्र नहीं ले सकता क्योंकि उसका मकसद बे को कत्ल करना था, वो बच गया लिहाजा वो मुजरिम ना है। ऐसा उज़्र नाकाबिल तस्लीम है, वो मुजरिम है। अगरचे जुर्म की नौयत और सजा का मेयार बदल गया। अलिफ की नियत बहरहाल किसी को कत्ल करने की थी और वो सजा का हकदार है। तो जुर्म करने के ये चार स्टेप्स हैं। किसी भी जुर्म को समझने के लिए कि ये जुर्म है तो ये चार स्टेप पूरे होना जरूरी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट जब वो करता है तो उसकी नीयत भी साबित हो जाती है, उसकी तैयारी भी साबित हो जाती है, चाहे वो उसमें कामयाब हो या ना हो। तो सबसे पहले हमने टॉपिक देखा वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्राइम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थ्योरीज एंड काइंड ऑफ पनिशमेंट। क्रिमिनल और सिविल लॉ में फर्क यह है कि क्रिमिनल ऑफेंस में आउटकम सजा की सूरत में आता है कि अगर उसने सजा की है ना तो क्विट हो जाता है और डिटर्मिनेशन ऑफ राइट होती है। सिविल में भी डिटर्मिनेशन ऑफ राइट होती है। अब सजा जो पीनल कवानीन हैं
दी जाती है सजा का मकसद क्या होता है। थ्योरीज एंड काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, कि सजा की थ्योरीज क्या हैं और काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, कितनी किस्म की सजाएं दी जाती हैं। निजाम अदल के बारे में आप क्या जानते हैं? What are the different theories and kinds of punishment? Discuss also the necessity of punishment. बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। Define administration of justice and explain different theories of punishment. Analyze different theories of punishment. Discuss in detail various theories of punishment. Which is most suitable one? Explain. What are theories of punishment? Which theory is better reason for your answer? What do you know about administration of justice? What are the different theories and kinds of punishment? Discuss also the necessity of punishment. सजा के बारे में मुख्तलिफ नजरियात और सजा की अक़साम क्या हैं, सजा की जरूरत क्यों है, बहस कीजिए। राजा सैयद अकबर निजाम अदल की वजाहत करते हुए लिखते हैं, The administration of justice is the civilized substitute for private vengeance and retribution. It means the maintenance of right in political community by the physical force of the state. It involved physical force of the state, politically organized society, and maintenance of rights as the object. निजाम अदल अवाम में इंतकामी जज्बात का एक मुहज़्ज़ब नेमुल बदल है। इसका मतलब सियासी तौर पर मुनज़्ज़म माशरे में रियासती ताकत के जरिए हकूक की बहाली है। रियासती ताकत के जरिए, रियासत अपनी ताकत के जरिए लोगों के हकूक बहाल करती है। जब भी कोई कानून बनता है, उस पर जब प्रेसिडेंट रियासत का सरबराह दस्तखत करता है तो उसके पीछे रियासती ताकत आ जाती है। तो अगर कोई सजा का कानून मंजूर होगा तो सदर मंजूर करेगा, तो उसके पीछे रियासत की ताकत आएगी और वो सजा उसको मिलेगी और राइट्स लोगों के बहाल होंगे। ये इस्तेलाह रियासती ताकत के इस्तेमाल सियासी तौर पर मुनज़्ज़म मुआशरा, हकूक की बहाली जैसे मकसद पर मुश्तमिल है। हॉब्स के बकौल जबर हुकूमत की जरूरत है, और यह जरूरत इसलिए भी शदीद है कि इंसान बुनियादी तौर पर जंगजू वाक़ हुआ है। देखिए, सजा क्यों दी जाती है? क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कानून क्या है? रवैयों को कंट्रोल करना। तो सजा के जरिए भी रवैयों को कंट्रोल किया जाता है, बुरे रवैयों को कंट्रोल किया जाता है कि सजा दी जाए ताकि उनका रवैया तब्दील हो। सजा देने का मकसद क्या होता है? सजा देने का मकसद यह होता है कि ये शख्स दोबारा चोरी ना करे, ये डाका ना डाले। सजाओं का तायुन इस तरीके से किया जाता है कि लोगों के रवैये तब्दील हो, क्रिमिनल थिंकिंग तब्दील हो, उनकी क्रिमिनल सोच तब्दील हो। निजाम अदल का बुनियादी तसव्वुर दाद रसी। इसकी जरूरत इसलिए भी है कि अफराद माशरा जब औकात मुअय्यना हदूद से तजावुज कर जाती है, इस तरह अफराद माशरा से एक फर्द की हिस्स व तमा पूरे मुआशरे को बर्बाद कर देती है। क्राइम में मोटिव देखा जाता है, इंटेंशन भी देखी जाती है, मोटिव भी देखा जाता है, उसकी वजह तहरीक क्या थी। अगर एक शख्स को एक दुश्मनी की बिना पर कत्ल करता है तो उसका मोटिव दुश्मनी है। अगर एक शख्स उसके घर में चोरी माल मता लेने के लिए करता है तो उसका मोटिव लालच है। मोस्टली क्राइम लालच की बुनियाद पर होता है कि लालची जहन जो है वो क्राइम की तरफ जाता है। चोरी में लालच होती है, ये टैक्स बचाते हैं इसमें लालच होती है, करप्शन में लालच होती है। मोस्टली लालच जो है वो क्राइम की तरफ लेकर जाती है। और बाकी दूसरी फैक्टर्स भी हैं। अफराद की जंगजू फितरत पर खुदगर्जी किसी वक्त भी गालिब आ सकती है। इंसान की मुतजाद ख्वाहिशात को काबू में रखने के लिए हुकूमत को जबर की जरूरत होती है।
अगर एक इंसान की मुतजाद ख्वाहिशात ऐसी ख्वाहिशात हैं जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंचे, उसको कंट्रोल करने के लिए रियासत को जबर करना पड़ता है। वो जबर भी उस शख्स के फायदे में आता है। अगर पुलिस नाके लगाती है, मुख्तलिफ जगहों पे खड़ी होती है, अगर वो क्राइम नहीं कर पाता तो उसमें वो बच जाता है। अगर वो क्राइम करता है, पकड़ा जाता है, तो वो खुद भी और उसकी तमाम फैमिली सफर होती है। इंसान की मुतजाद ख्वाहिशात को काबू में रखने के लिए हुकूमत को जबर की जरूरत होती है। निजाम अदल इस जरूरत को पूरा करता है। कवानीन और हकूक की खिलाफ वर्जी पर कानून शिकन और गासिब हक को सजा देना इस निजाम का बुनियादी मकसद है कि अगर वो कानून शिकनी करता है तो उसको सजा देना रियासत का बुनियादी काम है। अदालतों के जरिए सजा इस लिहाज से बहुत जरूरी है कि एक शख्स सिर्फ सजा के खौफ से कानून की पाबंदी करे। मैं बार बार कहता हूं कि कानून रवैयों को कंट्रोल करने का नाम है। ये जो पीनल कवानीन है, ये सजा के कवानीन है, ये भी इंसान के गलत रवैयों को कंट्रोल कर रहे हैं कि इंसान की नफ्सियात को समझते हुए कि इंसान जंगजू है, इस तरह के सख्त कवानीन बनाए जाते हैं ताकि वो सजा के खौफ से कवानीन की पाबंदी करें, दूसरे के हकूक को गज़ब ना कर सकें, माशरती बुराइयां और खराबियों को सजा के खौफ से ही खत्म किया जा सकता है। एक मुआशरा इसी तौर पर तरक्की कर सकता है और खुशहाल रह सकता है जब अफराद की जानो माल, इज्जत और आबरू और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अगर हुकूमत मौजूदा कवानीन की मदद से जबर के जोर पर कवानीन की इताअत ना कराए और कानून शिकन को सजा ना दे तो लाकानूनियत अरूज पर पहुंचकर एक रियासत की बुनियादें हिला देती है। जिस मुल्क रियासत की बुनियादें हिला देती हैं कि लाकानूनियत जो है वो रियासत को कमजोर कर देती है, ना उसमें इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ना लोगों के हकूक मुतमईन रहते हैं। कोई किसी पर ऑफेंस कर रहा है तो वो ना हकूक उनके महफूज रहते हैं, रियासत की बुनियादें हिल जाती हैं अगर रियासत कंट्रोल ना करे। हर मुल्क में निजाम अदल की बुनियाद इस मकसद के तहत रखी गई है, हकदार को उसका हक दिलाया जाए, मेरिट का फरोग हो। जहां मेरिट का फरोग हो, हकदार को उसका हक मिलेगा तो लोग सुकून से रहेंगे और रियासत मजबूत होगी। रियासत को मजबूत करने का तरीका यह कि वहां क्राइम को कंट्रोल किया जाए और कानून शिकन को सजा दी जाए। सजा की जरूरत पर बहस के बाद हम सजा के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पर बहस करेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस, तनकीदी जायजा। गुज़िश्ता सफ़हात पर ज़ेरे बहस लाए गए नजरियात के मुताले के बाद इस सूरत हाल सामने आती है कि हर नजरिया सजा के पैरोकार मुफक्किरीन अपने अपने मौक़िफ़ में वाज़ेह दलाइल पेश करते नजर आते हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इन नजरियात में से कौन सा ऐसा नजरिया है जो माकूल और मुनासिब नजर आता है। लामहला किसी एक रियासत या मुल्क के अंदर एक से ज्यादा नजरियात का निफाज तो किया नहीं जा सकता, किसी एक नजरिए को अपनाना होगा। अगरचे मुख्तलिफ ममालिक या रियासतें अपने अपने मखसूस हालात रखती हैं, कोई भी एक नजरिया और ख्याल उनके लिए मुनासिब हो सकता है, तहम हमें उन चंद नजरियात में से किसी एक नजरिए पर अमल करना होगा कि जो थ्योरीज हैं पनिशमेंट की, उस पर बयान कर रहे हैं कि जो पनिशमेंट की थ्योरीज हैं, मुख्तलिफ मुल्क मुख्तलिफ थ्योरीज को ज्यादा अपनाते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे सजा के बारे में मुख्तलिफ नजरियात, डिफरेंट थ्योरीज अबाउट पनिशमेंट। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है नजरिया सजाए इबरतनाक, डिटेरेंट पनिशमेंट। सजाए इबरतनाक पर बहस हम लॉ के इस मकूले के साथ करेंगे, मुजरिम अपने हाथों आप मुसीबत में गिरफ्तार होता है, इसलिए वो ऐसी इबरतनाक सजा का मुस्तौजिब है कि आइंदा वो खुद या उस जैसे बुरे लोग बुरे कामों की हिम्मत दोबारा ना करें। इस मकसद का
नजरिया है कि मुजरिम को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए जो ना सिर्फ खुद मुजरिम के लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी बाइसे इबरत हो। सजा याफ्ता अफराद मुआशरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाए। नजरिया सजाए इबरतनाक डिटरेंट पनिशमेंट के नजरिए के तहत कि ऐसी सजा दी जाए कि वो एक मिसाल बन जाए ताकि दूसरे लोग क्राइम ना करें। यही वजूहात है जिसकी बिना पर इस्लामी निज़ाम अदल को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ ऐसी इबरतनाक सजा का तस्वुर मौजूद है जो आइंदा के लिए दूसरे अफराद के लिए इबरत का बाइस। इस नजरिए में यह है कि मिनिमम पनिशमेंट, सख्त सजाएं देके लोगों के रवैयों को, मैक्सिमम लोगों के रवैयों को तब्दील किया जाए। उसके बाद दूसरा नजरिया है थ्योरी ऑफ प्रिवेंटिव पनिशमेंट, नजरिया सजाए इंसदादी। इस मकतबा फिक्र का नुक्ता नजर यह है कि सजा इस किस्म की होनी चाहिए कि इबरत के साथ मुजरिम के दिलो दिमाग से इर्तिकाबे जुर्म की काबिलियत खत्म कर दी जाए। मिसाल के तौर पर जानी को संसार करने से मसला ही खत्म हो जाएगा। प्रिवेंटिव, रोकना, मसला ही खत्म कर दो। कातिल को फांसी पर चढ़ा देने से सिर्फ मुजरिम को सजा मिलेगी बल्कि मुजरिम के साथ साथ उसके मुजरिमाना ख्यालात भी फांसी पर चढ़ जाएंगे। दरअसल इस तरह की सजा से सिर्फ ये नहीं होता कि किसी मुजरिम को सजा दी जाए बल्कि उसके साथ साथ ये मकसद भी होता है कि जराइम का इंसदाद किया जाए। प्रिवेंटिव, इंसदाद, रोकना कि वो जुर्म करने वाला ही खत्म हो जाए। सजाए इंतकामी, थ्योरी ऑफ रिट्रिब्यूटिव पनिशमेंट। इस नजरिए की बुनियाद कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख के असूलों पर रखी गई है। इब्तिदा में यह तरीका अफराद के अपने हाथों में होता था, लेकिन अब यह मुमलिकत ने अपने हाथों में ले लिया। शुरू में लोग जब रियासत नहीं बनी थी, लोग रहते थे, तो यही नजरिया प्रिवेल करता था कि लोग खुद बदला लेते थे। अब इस रियासत ने अपने हाथ में ले लिया है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को ऑफेंस करता है तो रियासत उसको सजा देती है। ये सिविलाइजेशन है, वो शख्स खुद बदला नहीं लेता, रियासत उसको सजा देती है। इस सजा का मकसद ये है कि जिसके साथ ज्यादती हुई है लामहला उसमें इंतकाम के जज्बात पैदा होंगे और वो उसी तौर खत्म हो सकते हैं कि मुजरिम के साथ वैसा ही सलूक किया जाए जो उसने एक मजलूम के साथ किया है। बकौल बाद मुफक्किरीन ताजीरी कवानीन का सरचश्मा इंतकाम है कि जो ताजीरी कवानीन है इनकी बुनियाद जो है वो इंतकाम है। इंतकामी जज्बात ही बाज़ औक़ात मुआशरती निज़ाम को धर्म भरम करते हैं और अफराद कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर मुजरिम को बिल्कुल वैसी सजा देकर इंतकाम के जज्बात ठंडे कर दिए जाएं तो मुआशरती अमन व सुकून कायम हो सकता है। इस नजरिए के मुताबिक लोगों के ज़हन, मजलूम के ज़हन में यही होता है जो मेरे साथ जुल्म हुआ है उसी तरह का जुल्म इसके साथ हो, तो उनके जज्बात किसी हद तक ठंडे किए जा सकते हैं, मुआशरे में अमन व सुकून लाया जा सकता है। इस नजरिए पर बहुत तनकीद हुई। कांट का ख्याल है कि सजा सिर्फ इसलिए जायज है कि सजा भुगतने वाले ने ज्यादती की है। बकौल मुखालफीन के एक बदी का खात्मा दूसरी बदी से मुमकिन ना है। इंतकामी नजरिया एक बदी के बाद दूसरी बदी या एक जुल्म के बाद दूसरे जुल्म को जन्म देता है। देखें, ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट है, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, इनके हक में भी दलाइल हैं और इनके खिलाफ भी दलाइल हैं। चौथी थ्योरी, नजरिया इस्लाही सजा, थ्योरी ऑफ रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट। इस नजरिए के पैरोकारों का दावा है कि जुर्म एक नफ्सियाती बीमारी है और अगर मुजरिम का नफ्सियाती तौर पर इलाज कर दिया जाए तो जराइम खत्म हो सकते हैं। इस नजरिए के मुताबिक सजा के साथ साथ ज्यादा तवज्जो मुजरिम के चाल चलन की इस्लाह पर देनी चाहिए ताकि वो जुर्म से नफरत करने लगे, मतलब उसकी नीयत तब्दील करें, मुजरिम की उसकी सोच को बदलें। सजा के तस्वुर में बकौल मुफक्किरीन के दूररस तब्दीलियों की जरूरत है
जिस्मानी अजियत की बजाय इस्लाह सजा पर जोर दिया जाए, मुजरिमीन को बजाय कानून और अदालतों के सुपुर्द करने के डॉक्टर और नफ्सियाती मुआलजों के सुपुर्द करना चाहिए, ताकि मुजरिमीन का माकूल नफ्सियाती और जहनी इलाज किया जा सके और उसकी जहनी तरबियत या अखलाकी तरबियत की जा सके, ताकि वो दोबारा जुर्म का इर्तिकाब करने से बाज रहें। अब थ्योरी ऑफ रिफॉर्मेटिव, इसकी इस्लाह का सोचा जाए कि मुजरिम की इस्लाह कैसे की जाए। जैसे हमारे यहाँ जेलों में जाके मुजरिम और ट्रेंड होकर आ जाते हैं कि अगर एक मुजरिम एक सजा में है तो उसकी सलाह का बंदोबस्त किया जाए, उसके नफ्सियाती पहलुओं का जायजा लिया जाए और उस तरीके से उसको डील किया जाए। तो ये हमने 4 थ्योरीज पढ़ी। सबसे पहली डिटरेंट पनिशमेंट। डिटरेंट पनिशमेंट में नजरिया सजाए इबरतनाक है कि ऐसी सजा दी जाए कि लोग वो जुर्म करने से बाज रहें। नजरिया सजाए इंसदादी, थ्योरी ऑफ प्रिवेंटिव पनिशमेंट, कि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं कि जानी है तो उसको संसार कर दिया जाए, तो जहां वो जुर्म खत्म होगा वहां वो मुजरमाना जहन भी खत्म हो जाएगा। और सजाए इंतकामी, थ्योरी ऑफ रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट, के अमूमन सजा का जो नजरिए की बुनियाद है, ताज़ीराती कानूनीन का जो सरचश्मा है वो इंतकाम है। जब एक शख्स के साथ जुल्म होता है तो उसके इंतकामी जज्बात भड़क उठते हैं, तो उन इंतकामी जज्बात को अगर ठंडा किया जाए और उस तरह की सजा दी जाए तो उससे माशरे में सुकून हो सकता है। चौथा नजरिया थ्योरी ऑफ रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट, कि रिफॉर्म किया जाए, उसकी इस्लाह की जाए, उसकी सोच को बदला जाए, उसकी नीयत को ठीक किया जाए। जब नीयत ठीक होगी तो वो जुर्म के अगले स्टेप करेगा ही नहीं, तो उसकी इस्लाह भी जरूरी है। अब हम आते हैं सजा की मुख्तलिफ अक़साम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, के सजा की मुख्तलिफ अक़साम हैं। हमने सब पहले पढ़े हैं सजा के मुख्तलिफ नजरियात। अगर क्वेश्चन में नजरियात आते हैं तो आपने नजरियात लिखने हैं, अगर अक़साम आती हैं तो आपने अक़साम लिखनी है। सबसे पहले है डेथ पनिशमेंट, सजाए मौत। सजाए मौत जैसी सजा बहुत पुरानी है, जब से इंसानी तमद्दुन का आगाज हुआ है सजाए मौत जैसी सजा वजूद में आई। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीकों से सजाए मौत पर अमल होता रहा। कहीं जहर का प्याला पिलाकर, अरस्तु को जहर का प्याला पिलाया गया था, मुआशरे ने उनको सजा दी थी। कहीं बिजली की कुर्सी इस्तेमाल करके और कहीं फंदे में लटकाकर ऐसा किया गया। एक हद तक ये इंतकामी सजा भी है, क्योंकि सजाए मौत कत्ल के जुर्म में दी जाती है। बाज ऐसे ममालिक जहां इबरतनाक सजा का नजरिया परवान चढ़ा, वहां मामूली जराइम पर भी सजाए मौत दी जाती है। सजाए मौत की सजा की असास इस नजरिए पे कायम है कि जान हर इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी है और जान के खौफ से वो जराइम से बाज रहेगा। आजकल के दौर में सजाए मौत देने के 4 मारूफ तरीके इख्तियार किए गए हैं। नंबर 1, मुजरिम का सर कलम कर दिया जाता है। मुजरिम के गले में फंदा डालकर मौत की सजा दी जाती है। मुजरिम को गोली मार दी जाती है। लोहे की कुर्सी पर बिठाकर बिजली के शॉक देकर सजा पर अमल किया जाता है। सजाए मौत के हक में दलाइल की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, जिसमें से चंद दर्ज झैल हैं। मैं ये समझता हूं कि जितनी भी सजाएं हैं ये उस मुल्क की पार्लियामेंट जो है वो पूरे अवाम की विजडम का मजमुआ है। वो हालात को देखते हुए कवानीन बनाती है। जैसे हमारे मुल्क में दहशतगर्दी अरूज पर थी, उन कवानीन से वो डर नहीं रहे थे, तो हमारी पार्लियामेंट ने कवानीन बनाए दहशतगर्दी पर, आर्मी कोर्ट्स बनाई, कुछ अरसे के लिए फिर खत्म कर दिया। तो ये जो सजाएं बनाई जाती हैं ये भी पब्लिक पॉलिसी होती है।
सजाए मौत के हक में दलाइल की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, जिसमें से 10 झैल हैं। सजाए मौत से मकतूल फरीक के इंतकाम के जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। नाकाबिल इस्लाम मुजरिमों से छुटकारा हासिल करने के लिए इससे बेहतर कोई सजा नहीं। कानून की बालादस्ती बरकरार रहती है। सुपरमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मेंटेन होता है। दूसरे जराइम पेशा अफराद इबरत हासिल करते हैं। इन दलाइल के बावजूद एक मजबूत तबका सजाए मौत जैसी सजा के खिलाफ है। बेंथम ने सजाए मौत के खिलाफ बाकायदा तहरीक का आगाज किया। सजाए मौत के मुखालफीन इस बारे में चंद दलाइल देते हैं जो दर्ज है। सजाए मौत से किसी तौर पर जराइम की रफ्तार कम नहीं होगी। जिन मुल्क में सजाए मौत दी जाती है वहां जराइम की तादाद ज्यादा है बनिस्बत ऐसे ममालिक के जहां सजाए मौत नहीं दी जाती। मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ नजरियात हैं, तो हमें एक पहलू की दोनों तस्वीरें देखनी होती हैं। सजाए मौत से मुजरिम की इस्लाह करने की बजाय उसे बिल्कुल खत्म कर देना इंसाफ नहीं। एक संगीन जुर्म के बाद सजाए मौत दूसरा संगीन जुर्म है। बेगुनाह अफराद भी कानूनी पेचीदगियों और झूठी शहादत की वजह से सजाए मौत के हकदार ठहरते हैं। सजाए मौत पर अमल करना बहर सूरत एक इंतहाई इक़दाम है कि सजाए मौत एक किस्म है सजा देने की, और इस पर जो कानून साजी होती है वो लेजिस्लेटर देखते हैं कि इसको हमने इस सजा को किस मामले में बनाना है। जैसे कि ज़ैनब के साथ मसला हुआ, उसको ज्यादती के साथ कत्ल कर दिया जाए, ज़ैनब अलर्ट बिल मंजूर हुआ है, सजाओं को बढ़ाया गया है, तो पार्लियामेंट ने हमारा ये कानून बनाया, तो ये एक किस्म है। उसको फिर लेजिस्लेटर देखते हैं कि किस सूरत में इसका लाना या इस सजा को देना फायदेमंद है या नुकसानदेह। हब्स दवाम या उम्र कैद, डिपोर्टेशन, इस किस्म की सजा से मुजरिम को ता जिंदगी जिंदा रहने के बावजूद जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। इतनी तवील सजा है कि जेल से रिहा होते हुए वो जिस्मानी तौर पर खत्म हो चुका होता है, और जब रिहा होता है तो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका होता है। मुआशरे से ऐसा इंसान मुकम्मल तौर पर अलहदा कर दिया जाता है। अपने अजीजों कारिब के लिए वो एक मुसलसल और ना खत्म होने वाली तकलीफ का बायस बनता है। ऐसी सजा में उम्र कैद या लंबी मुद्दत की सजाएं शामिल हैं। अंग्रेज अपने दौरे हुकूमत में मुजरिमीन को हब्स दवाम की सजा देकर काला पानी जज़ायर इंडमान भेजते रहे हैं, लेकिन अब ये सजा खत्म हो चुकी है, जबकि दीगर किस्म की लंबी सजाएं बरकरार हैं। कि मुजरिम को हमने पहले जुर्म के स्टेप पढ़े हैं कि उसकी मुजरिमाना सोच को कंट्रोल किया जा रहा है, कि उसको मुआशरे से दूर रखा जाता है। अब ये ज़ैनब वाले मसले में ये शख्स पहले अरेस्ट हुआ था और फिर रिहा हो गया, तो जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं अगर वो अरेस्ट हों और बाद में रिहा हो जाएं तो दोबारा उस तरह का काम करने का भी उनका खतरा होता है। तो इस तरह की सजाएं ऐसे लोगों को दी जाती थी कि उनकी मुजरिमाना जहनियत को मुआशरे से दूर रखा जाता था। सिंपल इम्प्रिजमेंट, कैद, ये सजाएं इस किस्म की होती हैं कि मुजरिम को एक महदूद मुद्दत के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है, और इस सजा के पीछे इंसदादी, एहतियाती, तंबीही और इस्लाही पहलू मौजूद होते हैं। इंसदादी मतलब रोकना कि वो आइंदा वो काम ना करे, तंबीही कि उसे तंबीह हो, इस्लाही पहलू कि उसकी इस्लाह हो कि मैंने ये गलत काम किया, मुझे ये सजा मिली, इन फ्यूचर भी ये सजा मिले कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। इन सजाओं में मुजरिमीन को फनी तरबियत भी दी जाती है ताकि वो रिहाई के बाद अपने माकूल रोजगार का बंदोबस्त कर सकें, क्योंकि मुआशी बदहाली और बेरोजगारी ही जराइम को जन्म देती हैं। ऐसी सजाएं चंद माह या चंद सालों पर मुहित होती हैं। चौथी किस्म की जो सजा है, सजाए जिस्मानी, कॉर्पोरियल पनिशमेंट,
सजा जिस्मानी से मुराद इंसानी जिस्म को तकलीफ देने वाली सजाएं, इसमें कोड़े मारना या हाथ काटने जैसी सजाएं शामिल है। असूल यह है कि कोड़े मारने की सजा चोरों, स्मगलरों, रस्सागीरों और मंशियात फरोशों को देना चाहिए, जबकि ऐसा सियासी कैदियों के साथ होता रहा है जो बिल्कुल खिलाफ इंसाफ है। कोड़ों की सजा इस लिहाज से बेहतर है कि इससे जुर्म का इर्तिकाब रुक सकता है, चोरी करने पर हाथ काटने की सजा दी जा सकती है। इस किस्म की जो सजाएं हैं, जिस्मानी सजाएं, ये भी इसीलिए दी जाती हैं ताकि जुर्म कंट्रोल हो। कैद तन्हाई, सॉलिटरी पनिशमेंट, ये भी एक किस्म की सजा है। इंसान को बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया जाता है, उसकी रिहाइश की जगह एक छोटी सी कोठड़ी होती है जिसमें वो तन्हा जिंदगी बसर करता है, किसी से मुलाकात नहीं कर सकता, बाहर की दुनिया से उसका रास्ता मुकम्मल तौर पर काट दिया जाता है, वो महीनों किसी की शक्ल भी नहीं देख सकता। कैद तन्हाई एक किस्म की जहनी अजियत है, ये नफ्सियाती सजा है। शर पसंदों और बागियाना तबीयत के कैदियों को ऐसे सजा दी जाती है। हुकूमत सियासतदानों को भी इस किस्म की सजा देती है। आमतौर पर इस किस्म की सजा ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं होती। कैद तन्हाई ये बड़ी सख्त सजा है कि अंग्रेज अक्सर ये सजा देते होते थे। इसका भी तरीकाकार यही है कि जो बाकी जहनियत के लोग हैं उनको सजा दी जाती है ताकि वो अपने बाकी रवैयों को इस्लाह करें। कैद बा मुशक्कत, रिगोरस पनिशमेंट, जिन मुजरिमों को तवील मियाद सजाएं दी जाती हैं उसके साथ ये इजाफी नौयत की सजा होती है। मुजरिमों की जिस्मानी हालत के पेश नजर उनसे जेलों में काम लिया जाता है, उनसे मुशक्कत कराई जाती है। इब्तिदा में तो सिर्फ जिस्मानी मुशक्कत इस अंदाज में ली जाती थी कि मुजरिम को गैर फायदेमंद कामों में लगा दिया जाता, लेकिन अब काफी इस्लाहात हो चुकी हैं। मुजरिमों को फायदेमंद कामों पर लगाया जाता है, जैसे कि कालीन बानी। इस तरह कैद मुशक्कत का मकसद भी पूरा हो जाता है और जेल की आमदनी में भी इजाफा हो जाता है। सजाए उम्र कैद, पनिशमेंट फॉर इंडेफिनिट पीरियड, इस किस्म की सजा पर आजकल अमल नहीं किया जाता। ये ऐसी सजा है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाह है। इस तरीके कार में मुजरिम को सजा नहीं दी जाती बल्कि मुख्तलिफ मियाद के लिए जेल हुकाम के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो मुजरिम की इस्लाह करे। इस सजा का मकसद जितना बेहतर है, नताइज उतने ही उल्टे बरामद हुए। जेल में इस्लाही मकसद के लिए भेजे जाने वाले मुजरिमीन को जेल हुकाम बिला वजह रिहा कर देते हैं, जिससे करप्शन में इजाफा होता है। हालांकि असूल ये है कि मुजरिम को उस वक्त तक रिहा ना किया जाए जब तक उसकी इस्लाह हो जाए। जुर्माना, फाइन, जुर्माने की दीगर सजाओं के साथ भी दी जाती है, जबकि सिर्फ जुर्माना भी महदूद होती है। इस तरह दोहरा फायदा हासिल होता है। मुजरिम को सजा भी मिलती है, रकम की सूरत में मजलूम की दादरसी होगी, या फिर अगर मजलूम फरीकैन को रकम दी जाए तो अदालत के हुक्म से भाग के सरकार जमा होगी। जुर्माने की सजा का कोई पैमाना ना है। बहरहाल मुजरिम की मुआशी हालत को मद्देनजर रख के जुर्माना किया जाता है। गरीब आदमी तो सिर्फ जुर्माने की सजा से डर कर ही जराइम से बाज रहता है। हमारे ट्रैफिक में देख लें, मुख्तलिफ जुर्माने किए जाते हैं। उसका मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं होता, पैसे इकट्ठे करना नहीं होता। उसका मकसद ये होता है कि हम आइंदा कवानीन ना तोड़ें, रूल्स की पाबंदी करें। जुर्माने की सजा का रिवाज बहुत आम है। अक्सर ममालिक में दीगर सजाओं के साथ या सिर्फ जुर्माने की सजा दी जाती है। तो ये दूसरा टॉपिक हमने कवर किया कि थ्योरीज एंड काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, कि पनिशमेंट की थ्योरीज क्या हैं और उनकी सजा क्या है। अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। तीसरा टॉपिक भी हमारा बड़ा अहम टॉपिक है। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का मेरी नजर में ये एक बुनियादी नजरिया भी है समझने का, मुख्तलिफ चीजों को समझने में आसानी होती है। सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ? व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ प्रोसीजरल लॉ? कि प्रोसीजरल लॉ के मेन एलिमेंट्स क्या हैं?
राजा सैयद अकबर ज़ाब्ता जाती कानून और बुनियादी कानून में फर्क को इस तरह वाज़ेह करते हैं। Procedural law regulates the conduct and relation of courts and litigation in respect of the litigation itself. Substantive law, on the other hand, determines their conduct and relation in respect of matter litigated. ज़ाब्ता जाती कानून अदालतों और फरीकैन दावा के दरमियान मुकदमेबाजी के सिलसिले में ताल्लुकात और रवैयों को कायम करता है, जबकि दूसरी तरफ बुनियादी कानून मुकदमेबाजी के मामलात में उनके ताल्लुकात और रवैयों को कायम करता है। सब्सटेंटिव लॉ, बुनियादी बात। पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में आप सब्सटेंटिव लॉ पढ़ेंगे, पार्ट 3 में आप प्रोसीजरल लॉ पढ़ेंगे। तो जो सब्सटेंटिव लॉ होता है, जैसे पीपीसी है, पाकिस्तान पीनल कोड है, उसमें सब्सटेंटिव बात है, और प्रोसीजर में वो तरीका कार दिया जाता है कि वो हक आप कैसे ले सकते हैं। कहते हैं एक अच्छा वकील जो होता है वो प्रोसीजर का माहिर होता है। सब्सटेंटिव बातें तो लोगों को भी पता होती है। तो सब्सटेंटिव लॉ जब बनता है तो ही उसका प्रोसीजर बनता है। तो क्राइम पीपीसी फौजदारी सब्सटेंटिव लॉ है, उसका प्रोसीजर सीआरपीसी में पार्ट 3 में आप पढ़ेंगे, उसमें मौजूद है। इसी तरह जो हमारे सिविल कानून हैं उनका प्रोसीजर सीपीसी में मौजूद है, सिविल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कोडिफिकेशन की गई है प्रोसीजर की कि ये स्टेप करना जरूरी है, और सिविल प्रोसीजर कोड में कोडिफिकेशन की गई है कि ये स्टेप करना जरूरी है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कुरान बुनियादी तौर पे सब्सटेंटिव लॉ है, तो सब्सटेंटिव लॉ है। अगर हम उसका प्रोसीजरल लॉ देखें तो सब्सटेंटिव बातों की तशरीह हमें अहादीस में मिली। तो ऐसे तमाम कानून जो हकूक को जन्म देते हैं वो बुनियादी लॉ है। जो बुनियादी लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है, उसमें आपका राइट डिफाइन होता है, प्रोसीजर में तरीका कार डिफाइन होता है। उन हकूक के हसूल का जो तरीका कार है वो ज़ाब्ता जाती कानून कहलाता है, वो प्रोसीजरल कानून कहलाता है। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि कातिल को दफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजाए मौत दी जाएगी, ये सब्सटेंटिव लॉ। यह इस दफा के तहत कत्ल की सजा मौत है, लेकिन कातिल को सजाए मौत की सजा देने और उस पर अमल करने के लिए जो तरीका कार अपनाया जाएगा वो ज़ाब्ता जाती कानून कहलाएगा, सीआरपीसी। उसमें तरीका कार दिया गया। जैद बकर की शोहरत को नुकसान पहुंचाता है, अब बकर कानून की रूह से जुर्माना हासिल करने का हकदार है, यह बुनियादी कानून। लेकिन जुर्माना हासिल करने का एक तरीका है, और यह तरीका ज़ाब्ता जाती कानून कहलाएगा। बुनियादी कानून और ज़ाब्ता जाती कानून में दर्ज झैल फर्क है। हम मुकला का तो ज्यादातर ज़ाब्ता जाती कानून को पढ़ने का जरूरत होती है कि जितना प्रोसीजर आएगा आपकी उतना आप लोगों को उतना हकूक दिला सके। हमारा तो प्रोफेशन ही, वकला का प्रोफेशन बुनियादी तौर पे कानून देखते हैं, अगर उसमें उसका राइट बनता है तो उसको राइट दिलाना हमारा प्रोफेशन है। कानून देखेंगे, उसमें उसका राइट बनता है तो हमें प्रोसीजर पता होता है, उस प्रोसीजर के मुताबिक हम उसका राइट उसे दिलाते हैं। बुनियादी कानून हक का यकीन करता है, बुनियादी कानून में राइट होता है। मैंने आपको बताया है कि राइट होगा तो वो किसी की ऑब्लिगेशन होगा, अगर वो ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करेगा तो रेमेडी होगी। तो कानून में राइट दिया गया जाता है, और कोई राइट
तब तक राइट नहीं है जब तक कि वो किसी के ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर वो किसी के ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो राइट नहीं है, और उसकी रेमेडी भी हर हाल में मौजूद है। हमारी जो सिविल कोर्ट्स हैं, हर रॉन्ग को राइट करना, चाहे कानून मौजूद नहीं है उस पर, हर रॉन्ग को राइट करने का इख्तियार है। मैंने निस्फ आपको पढ़ाई है, निस्फ के असूलों के तहत, से मिलते जुलते कवानीन के तहत उन्होंने राइट डिटरमिन करने हैं, रॉन्ग को खाली नहीं छोड़ना होता। तो कानून में आपका हक डिफाइन किया होता है। जब हक डिफाइन हो गया तो वो किसी के ऑब्लिगेशन भी हो गया और उसके लिए रेमेडी भी होगी, हर सूरत में रेमेडी होगी। ज़ाब्ता जाती कानून हक हासिल करने का तरीकाकार है कि वो हक जो सब्सटेंटिव कानून में मौजूद है उसको हासिल करने का तरीकाकार प्रोसीजर में मिलेगा। कि प्रोसीजर में आपको पता चलेगा कि आपने कैसे अपना हक हासिल करना है। बुनियादी कानून का मौजू खारजी अमल है, ज़ाब्ता जाती कानून का मौजू दाखिली अमल है। कि सब्सटेंटिव कानून का जो मौजू होता है वो खारजी होता है, और जो ज़ाब्ता जाती कानून का मौजू होता है वो दाखिली होता है। बुनियादी कानून फरीकैन के हकूक़ व फ़राइज़ से मुताल्लिक होता है। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि बुनियादी कानून फरीकैन के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से मुताल्लिक होता है। बुनियादी कानून में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बयान कर दिए जाते हैं। ज़ाब्ता जाती कानून मुकदमा और अदालत के ताल्लुकात से मुताल्लिक होता है, उस मुकदमे के मुतालिक और उस अदालत के ताल्लुकात से होता है कि अदालत का बिजनेस कैसे चलेगा, अदालत में क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा। बुनियादी कानून इंसाफ की मकसदियत वाज़ेह करता है कि दफा 302 का कानून हमने बनाया है, इंसाफ की मकसदियत क्या बयान करता है। इंसाफ क्या होता है कि चीजों का अपनी जगह पर होना, कि एक शख्स ने किसी को कत्ल किया है तो उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए, ताकि उसके इंतकाम को भी ठंडा किया जाए और मुआशरे में जुर्म को रोका जाए। यह मकसदियत है कि बुनियादी कानून इंसाफ की मकसदियत वाज़ेह करता है। ज़ाब्ता जाती कानून इंसाफ के हसूल का तरीकाकार है। इंसाफ, चीजों का अपनी जगह पर होना, कि तरीकाकार हम अडॉप्ट करेंगे तो इंसाफ मिलेगा। अगर हम तरीकाकार अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अदालतों में जाना, अपने राइट्स के लिए जाना, ये सिविलाइजेशन है। पहले जंगलों वाला माशरा था, हर शख्स अपना इंतकाम खुद लेता था। अब आपको कोई ऑफेंस होता है, आपने खुद इंतकाम नहीं लेना, आपने अदालतों में जाना है, रियासत आपके साथ खड़ी होगी, जो हमारी फिलॉसफी है। और रियासत के दायरे सही काम करें तो वो मुल्क मजबूत होता है। बुनियादी कानून मौजूआ हक से हक है। बुनियादी कानून का जो मौजू है वो हक है, और ज़ाब्ता जाती कानून हसूल मकसद के मुख्तलिफ मराइल है। ज़ाब्ता जाती कानून में हसूल हक के मुख्तलिफ मराइल है। ज़ाब्ता जाती कानून की भी बड़ी अहमियत है। एक प्रोसीजर है, वो प्रॉपर अडॉप्ट होगा तो इंसाफ होगा। अगर उस प्रोसीजर में एक स्टेप भी अडॉप्ट नहीं होगा और दूसरे के साथ वो स्टेप अडॉप्ट होगा तो वो डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, वो नल एंड वाइड हो जाता है, तो वो इंसाफ नहीं होता। किसी कानूनी हक के निफाज के लिए अदालत जो तरीकाकार अपनाती है वो ज़ाब्ता जाती कानून है। उसके चंद मराइल होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ज़ाब्ता जाती कानून के चंद अहम अनासिर होते हैं जो दर्ज झैल हैं। समन का इजरा, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ प्रोसीजरल लॉ। समन
जब कोई शख्स अपने कानूनी हक के निफाज के लिए अदालत से रुजू करता है तो अदालत में दावा दायर करता है। दावा से मुराद ये होती है कि इस चीज पर मेरा दावा है, ये मेरी है। अदालत दावा के जुमला हकाइक और अवामिल का जायजा लेकर मुद्दा अलैह को तलब करने के लिए समन जारी करने का हुक्म देती है। ये समन दरअसल मुद्दा अलैह को अदालत में हाजिर होकर जवाब देने का हुक्म है। दूसरी चीज है प्लीडिंग, जवाब दावा। दावा और जवाब दावा मुकम्मल होता है तो इसको प्लीडिंग कहते हैं। दूसरा शख्स जवाब दावा करता है कि ये चीज इसकी नहीं, मेरी है। जब मुद्दा अलैह जिसके खिलाफ हक के निफाज के लिए अदालत से रुजू किया जाता है हाजिर अदालत होता है तो अदालत के जवाब में अपने तहरीरी एतराज़ात, लीगल ऑब्जेक्शंस और जवाब जमा करता है, उसे जवाब दावा कहते हैं। इस दावे का जवाब अगर वो मान लेगा तो वहीं फैसला कंसेंट डिग्री जारी हो जाएगी, अगर वो नहीं मानेगा इशू फ्रेम होगा कि भी इस जवाब दावे में वो मुद्दई का दावा या तो तस्लीम करता है या मुस्तरद करता है या जुज़वी तौर पर तस्लीम और जुज़वी तौर पर मुस्तरद करता है। तीसरा एविडेंस, प्रूफ। अदालत और फरीकैन के मौक़िफ़ को समझने, सच को तलाश करने और सही फैसला करने के लिए सबूत तलब करती है। यह सबूत बजरिया ज़बानी शहादत या तहरीरी शहादत हो सकता है। हर फरीक अपने मौक़िफ़ के हक में तहरीरी और ज़बानी सबूत मुहैया करता है जिसकी बिना पर अदालत सच तलाश करके फैसला सादिर करती है। सबूत, एविडेंस, ये भी केस का एक बुनियादी हिस्सा होता है, इसी की बुनियाद पर फैसला होता है। जजमेंट, फैसला। सबूत हासिल करने के बाद अदालत उसकी जांच परख करके हकाइक तलाश करती है और अपना फैसला सादर करती है। फैसला एक फरीक के हक में मुस्बत और दूसरे फरीक के हक में मनफी हो सकता है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, इजरा। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, फैसले के बाद अदालत मुताल्लिका अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए इजरा की कार्रवाई करती है और जबरदस्ती हक का निफाज करती है। जब डिटर्मिनेशन ऑफ राइट कर लेती है तो फिर उसका एग्जीक्यूशन होती है कि ये हक इसको दिलवाती है अदालत। तो आज हमने इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में 3 कॉन्सेप्ट्स देखे। वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्राइम, कि एक क्राइम की क्या स्टेप होते हैं और किस तरह कंप्लीट होता है। कि जब आपको क्राइम की समझ आएगी, कि जुर्म की समझ आएगी, तो उसके आगे तमाम कंसेप्ट भी आपको समझ में आएंगे। थ्योरीज एंड काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, और उसके बाद हमने पढ़ाया सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, कि सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।